नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डरे हुए मोदी, कई बार आपने सुना, लेकिन कल लाल किले के प्राचीर से जिस मोदी को आपने देखा, वो मोदी कितना डरा हुआ प्रधानमंत्री है, आज सबूत रखेंगे। सबूत परिस्थितिजन्य होते हैं और तर्कों पर आधारित होते हैं। हम कोई फिजिकल सबूत लेकर के नहीं आएंगे। एनालिटिकल सबूत यही होते हैं जो आने वाला है। और मैं पहले चर्चा शुरू करूं, सबसे पहले मेहमानों को मैं जोड़ता हूं। कंट्रोल रूम, अनिल सिन्हा जी को जोड़िए और दीपक भाई को जोड़िए, दीपक कबीर जी को जोड़िए। अनिल जी और दीपक जी से चर्चा दरअसल जिस विषय पर होनी है वो विषय लाता हूं, दोनों लोग को जोड़ने के बाद। कल लाल किले के प्राचीर से जब आपने माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुना था, तो आपने सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। और उनके पास जो लोग चिट्ठियां भेज रहे हैं ना, विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक बनाना है विकसित भारत, उसके लिए चिट्ठियां भी लोग भेज रहे हैं। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी सब आ रहा है, उस पर लिख के भी आ रहा है कि तमाम सुधारों के साथ साथ ये वन नेशन वन इलेक्शन भी होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इस सारी कवायद को, रामनाथ कोविंद के अथक मेहनत को, लोगों के पोस्टकार्ड और अंतर्देशी को एक ही बार में कूड़ेदान में फेंक दिया प्रधानमंत्री जी ने। कहते थे उनका बड़ा सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन डरे हुए प्रधानमंत्री खेल कुछ और कर रहे हैं। आज आपने वो बड़े वाले साहब राजीव कुमार, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, पिछले बार भी साथ साथ हुए थे, जब पिछली बार हुए थे 5 साल पहले। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड। जब ऐलान हुआ तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा, वजह भी सवाल कुछ लोग ले लेते हैं, तो वजह भी आई कि सिक्योरिटी डिप्लॉय करना, ये करना, वो करना, बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बात राजीव कुमार को बताना चाहिए था, कोविंद जी को, मोदी जी को। दरअसल ये खेल ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा है कि 2 राज्य में हो जाएगा फिर 2 राज्य में होगा। ये पूरा खेल मोदी के प्रधानमंत्री पद से विदाई के संकेत है। और हमने आज नहीं, 4 जून के बाद कई बार कहा था कि 4 राज्यों के चुनाव, और ये चारों राज्य मोदी के लिए, चारों राज्य, एक वाटरलू था नेपोलियन के लिए, इनके लिए 4-4 वाटरलू सामने खड़े हैं, इनवाइट कर रहे हैं, आइए। चारों राज्य भयंकर संकट है मोदी के लिए। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले दम पर 50, ये अब तक का हमारा आकलन है। अशोक वानखेड़े जी लगातार पिछले, उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था सिंगल डिजिट, और अब विधानसभा में 50 सीट भाजपा सिंगल हैंड। हरियाणा के कुछ हमारे साथी हैं, सिंधु, जगदीप सिंह सिंधु हैं, जो हरियाणा के ही पत्रकारिता करते हैं लंबे वक्त से, वो हरियाणा में 20 पार नहीं बता रहे हैं कि 20 पार नहीं होगा। झारखंड में व्यक्तिगत रूप से मेरे तमाम पुराने साथी हैं, उनसे मैं ग्राउंड पे जो काम कर रहा हूँ और सच्ची खबरें देते हैं। झारखंड की हर खबर न्यूज लॉन्चर पे आपको सबसे पहले और सटीक मिली होगी, कभी गड़बड़ नहीं मिली। झारखंड की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट, और खासकर जो योजना लेकर के आ रहे हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद की रिपोर्ट, वहां पर 15 से 20 पर अटक रही है। तो खेल क्या है? आज खेल का कुछ खुलासा मैं करूंगा, कुछ अनिल जी और दीपक भाई करेंगे। क्यों मोदी 15 अगस्त के भाषण से 16 अगस्त को भाग गए? इसे भागना कहेंगे, बुरा लगे तो लगे भाई। मोदी जी 15 अगस्त को ताल ठोके और 16 अगस्त को पीछे वाली खिड़की से घर के भागे। गांव में पीछे भी एक दरवाजा होता, उससे भाग गए। सीधा सवाल अनिल जी के पास, थोड़ा लंबा वक्त मैंने ले लिया इंट्रोडक्शन। सर, ये क्या हुआ एकाएक? हम तो वन नेशन वन इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, यहां 4 राज्य के चुनाव साथ नहीं करवाए, मोदी जी भाग गए। देखिए, ये थोड़ा दिक्कत है समझने में, क्योंकि उनको इलेक्शन साथ करवाना चाहिए था। साथ करवाना ज्यादा बेहतर ये था कि अगर ये 2 इलेक्शन, जो दोनों इलेक्शन आपने बताया है कि 10 उनको सीटें मिलने वाली है, कश्मीर में भी हारेंगे पक्का है, तो ये दोनों के रिजल्ट आने के बाद अगर आप महाराष्ट्र में इलेक्शन करवाते हैं
तो फिर आपको कौन सा बेनिफिट होने वाला है? हम्म, तो ये एक तो जो आपने कहा कि चुन वन नेशन वन इलेक्शन का जो उनका नारा है, नारा ही कहिए इसको, तो वो नारा तो फेल हो गया, खुद ही फेल कर दिया उन्होंने, जब उनका चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि भाई 4 एक साथ नहीं कराएंगे। लेकिन मुझको लगता नहीं है कि चुनाव आयोग कोई प्रोग्राम तय करता है। चुनाव आयोग की अभी जैसी स्थिति है, उससे है क्या कि चुनाव आयोग जो उनको बताते हैं, मतलब मोदी जी या अमित शाह, उसके हिसाब से करते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक पहेली है कि ये दोनों का इलेक्शन उन्होंने पहले करवा लिया, महाराष्ट्र का क्यों नहीं करवाया? हार तो सब जगह, इन सारी जगहों पे उनकी हार जो है लगभग तय। तो फिर उसके बाद एक के कराने से तो और दूसरा पर भी बुरा असर होने वाला है। एक चीज जो मेरे ध्यान में आती है कि संभव है कि अब जो आपने कहा विदाई वगैरह का मामला, तो इसकी वजह से इतना कमजोर हो गए हैं कि इलेक्शनियरिंग जो है, इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं कि कौन कैंपेन करेगा, का किस तरह से कैंपेन होगा। अपने बारे में भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि एक साथ इतने इलेक्शंस जो है हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव है वो अपने मन से तो डिसाइड कर नहीं सकता। हाँ, दूसरा, हाँ अच्छा, दूसरा एक तकनीकी पहलू भी इसका है कि फोर्स के लिए उसको होम मिनिस्ट्री से जाना, इजाजत लेनी पड़ती है। तो फोर्स से जब मतलब होम मिनिस्ट्री से आपको लेना है, तो अगर होम मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं नहीं हमारे लोग तो यहाँ है वहां है, ऑफिशियली भी इसके लिए, इसके ढकने का मतलब ये कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। चुनाव आयोग ने तय कर लिया कि हमको इलेक्शन करवाना है, तो फोर्स उनको देना होगा। ये उनको ये आप मना नहीं कर सकते, मतलब टेक्निकली आप मना नहीं कर सकते। फोर्स का इंतजाम आपको करना है, आप कैसे करेंगे वो आप जानिए। लेकिन इलेक्शन शेड्यूल्स, लेकिन उसमें यह है कि इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें निश्चित तौर पर सिक्योरिटी एक पोर्शन है, जिसके बारे में वो चुनाव मानता है कि हम सब कुछ देख करके करते हैं। तो उसमें वो होम मिनिस्ट्री के लोगों को, ऑफिसर्स की मीटिंग, उसके लिए अमित शाह से मिलने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि चुनाव आयोग देश का ऐसा संगठन है जो किसी भी डिपार्टमेंट को बुला सकता है और किसी भी डिपार्टमेंट को बोल सकता है कि आज के बाद से आप हमको रिपोर्ट करेंगे, आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आपको कोई आपको डिसीजन नहीं लेंगे। ये सारा कुछ वो कर सकता है, लागू कर सकता है, और वहां तक लागू कर सकता है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दायरा वो समझता है। उसके लिए ये नहीं है क्या कि वो कश्मीर में चुनाव हो रहा है और दिल्ली में बैठ करके एलजी वहां के कुछ कर रहे हैं तो उनको मना नहीं कर सकता। वो उनको बोल सकता है कि आप भले ही कश्मीर में ये नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में भी आपको ऐसे नहीं करना है। तो ये उसको असीमित अधिकार है। शुचिता जो है, जिसको आप शुचिता कहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए कि इलेक्शन इम्पार्शियल और ये फेयर, जिसको कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कोई दबाव नहीं और निष्पक्ष चुनाव, ये उनका। मैं दीपक भाई के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपने एक जो कहा कि फोर्स डिप्लॉयमेंट, होम मिनिस्ट्री, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको खोलना जरूरी था। और अभी इसी लोकसभा चुनाव के पहले नवंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों का एक साथ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो बहुत बड़े स्टेट हैं, इन सब में चुनाव हुए हैं और तब नहीं दिक्कत आई, अब दिक्कत है। लेकिन जो मैं सवाल अगला दीपक भाई आपसे लेने आ रहा हूं, उसके पीछे मेरे मन में जो कुछ जो है तर्क पैदा हुए उसके आधार पर है। क्या लोकसभा चुनाव में जो भाजपा का परफॉर्मेंस था, उसका जो एनालिसिस मैं कर पाया था, उस एनालिसिस को ही मोदी जी और अमित शाह ने समझा है डेट फिक्स करने के लिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा उन्हीं जगहों पर कुछ ऑडियो डिस्टरबेंस है दीपक जी आपके पास? हाँ, कुछ केवल उन्हीं अनिल सर आप भी इस तथ्य को जरा गौर कीजिएगा, उन्हीं राज्यों में भाजपा को अपेक्षित सफलता मिली है जहां पर कांग्रेस से 1-to-1 फाइट थी। तो जहां जहां डायरेक्ट फाइट थी, 10 राज्यों में डायरेक्ट फाइट थी, असम से लेकर के और कर्नाटक, तेलंगाना, सभी जहां पर सीधे टक्कर थी कांग्रेस से, वहां पर अपेक्षित सफलता मिली। जहां जहां गठबंधन था, इंडिया अलायंस था, यानी कांग्रेस पीछे थी, कोई और कांग्रेस का साथी आगे था, फ्रंट पे था, वहां
मट्टी पलीत हो गई। और वही स्थिति झारखंड में भी है। झारखंड में जेएमएम आगे है, कांग्रेस उसके पीछे है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं फ्रंट पर मोर्चा लेने के लिए। हरियाणा वो स्टेट है जहां पर 1 to 1 है, और 1 to 1 में कांग्रेस के भीतर इतनी बड़ी संख्या में स्लीपर सेल हैं, और अभी भी युद्ध चल रहा है शैलजा बनाम हुड्डा। क्या इन सब परिस्थितियों के बीच बाकी अधिकारी, समीक्षा में इस बार ये भी था कि अधिकारियों ने साथ नहीं दिया, तो अधिकारी के साथ से जीतते हैं लोग चुनाव। अधिकारी सत्ता में पहले से हैं वहां पर, मशीन क्या क्या होगा पता नहीं। और खासकर कांग्रेस की कमजोरी, क्या हरियाणा को मतलब ऐसा टारगेट देख रहे हैं कि यही एक राज्य है जिसको वापस पा सकते हैं, तो इसको जीत करके बाकी 2 राज्यों में जाएं, ताकि एक नैरेटिव के ही भरोसे भाजपा चलती है कि ये नैरेटिव लेके जाएं कि देखो हरियाणा में तीसरी बार भी सत्ता में आए, और उसके लिए एक ही राज्य मुफीद लगा, हरियाणा। क्यों दीपक भाई? ये मेरे मन का आपसे चर्चा करते करते मन में आया, इसलिए इस शंका का समाधान चाहता हूं। देखिए, हरियाणा का जिस तरीके का रुझान रहा है, और हरियाणा के अंदर चूंकि वो सरकार में है, और साथ ही साथ हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे समीकरण दिल्ली के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा एनसीआर और उधर की सीट तो उसके आधार पे तमाम सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। ये सारे फायदे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर हरियाणा में कांग्रेस कुछ ना करे, मतलब कुछ ऐसा कर दे जो उलट ना हो जाए, उसकी बजाय शांत भी पड़ी रहे, तो कांग्रेस जीत जाएगी। हरियाणा के लिए किसान आंदोलन के जख्म बहुत गहरे हैं, अभी भी सड़कें नहीं खुली हैं। विनेश फोगाट का मसला अभी भी बिल्कुल गर्म है, और खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार से लेकर जो तमाम सारी चीजें हैं, और जो आर्थिक बदहाली की चोट है, वो सबसे बड़ी है। जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि कांग्रेस में कौन लड़ रहा है या वहां। जनता, आप समझ लीजिए कि अगले कम से कम 4-5 साल तक जनता शिकस्त देगी एक पार्टी को जो सत्ता में है। जनता विकल्प नहीं चुन रही है, जनता गुस्सा जाहिर कर रही है। जो उसके घरों के राशन से लेकर उसके मान मर्दन की तक जितनी भी पूरा चीजें रही हैं, हरियाणा के साथ तो अपमान भी बहुत जुड़ गया है। मतलब किसानों और जाटों को जिस तरीके से अपमानित किया गया, वहां पे जहां लड़कियों को जिस तरीके से अपमानित किया गया है, वो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हैं। तो हरियाणा के अंदर मुझे नहीं नजर आ रहा है कि अगर कोई बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ तो अब कोई बचा पाएगा। आम आदमी पार्टी का भी कुछ असर है, और आम आदमी पार्टी का भी क्या रुझान रहेगा, कैसा रहेगा, वो भी देखने की जरूरत है। लेकिन आज की हालत में हरियाणा में सरकार बना लेगी सरकार। ये देखिए, मैंने बात कल भी रखी थी कि मोदी साहब अब विशुद्ध जगलर बन चुके, पहले भी थे, लेकिन पहले जगलरी भी करते थे और जगलरी के एवज में काम कुछ और करते थे। अब ये काम कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि अपने काम भी नहीं अब कर पा रहे हैं, सिर्फ शब्दों से खेल रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये क्या चीज है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे ये जनता को, देश को कैसे लाभ पहुंचा सकता है? आप मुझे तर्क दे दीजिए। एक संघीय राज्य है जहां पे अलग अलग मौसम होते हैं, अलग अलग फसल होती है, अलग अलग नागरिक समाज अलग समय पे सक्रिय होता है। ये निहायत बेवकूफाना बात है। कहीं पता चला बाढ़ का समय चल रहा है और कहीं पे सूखे का समय चल रहा है, आप एक साथ कर दोगे? कहीं पे शादियां किसी मौसम में होती है, किसी समय में फसल होती है, तो आप ये 1 नेशन, ये बोलने में अच्छा लगता है। देखिए, ये एकता का सूत्र जो है ऐसा लाते हैं कि जैसे इनको डाइवर्सिटी से दुश्मनी है। डाइवर्सिटी एकता की बुनियाद है, डाइवर्सिटी खूबसूरती है, नेहरू ने कहा, और इनको नेहरू से प्रॉब्लम है। तो ये जो है सबको खाकी लेकर पहनाना चाहते हैं। खाकी कपड़ा अडानी इंपोर्ट कर देंगे, अडानी सप्लाई कर देंगे। फिर भाई, आपका रंग जहां पे धूल, कहीं पे स्वेटर पहना जाता है, कहीं बनियान पहनी जाती, कहीं लुंगी पहनी जाती, कहीं धोती पहनी जाती, ये सबको निक्कर पहनाना चाहते हैं। 1 नेशन 1 नेशन, तुम क्या बोल रहे हो? 1 नेशन तो है ही है। 1 नेशन, ये तुकबंदी जो है ना, सस्ती तुकबंदी, ये, और जनता को 5, 6 साल, 8 साल लहा लोट किया गया इन बेवकूफाना तुकबंदियों में। अब जनता करी भैया तुकबंदी के अंदर ना तुक निकली, ना मतलब कुछ निकला तो है नहीं, तो अब इनका कोई अर्थ नहीं है। 1 नेशन है, 1 इलेक्शन क्या होता है? 1 इलेक्शन क्या चीज है भाई? लोकसभा, विधानसभा भी, पंचायत भी करा दो साथ में, तो दम है। पंचायत अलग कर दो तुम,
प्रधानमंत्री से प्रधान तक गांव का सब एक साथ चुने अरे जाए। खैर मैं इस तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपका जो सवाल था हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और आने वाले समय में बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश ये हारने जा रहे हैं। अब दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं पाएगी, अवसान में है, चला चली की बेला है। ये अपनी फाइलें बचाएंगे या जलाएंगे, ये अपने पासपोर्ट अपने लोगों को बाहर शिफ्ट करेंगे, और कुछ बचा नहीं है। जिस देश की इकोनॉमी कोलैप्स करवा दी इन्होंने झूठ बोल बोल के, वहां पे अब होगा क्या? ये जुमलेबाजी अब चल रही है, ज्यादा इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। चुनाव इनको हारना ही हारना है, या फिर ये इतना बड़ा कांड करवाएंगे कि देश हार जाएगा, इतना बड़ी साजिश रचेंगे कि देश हारेगा। इस पर आज मेरे मन में कई सारे प्रश्न हैं। हालांकि फाइल जलाने वाली बात पर तो ही पूरी बरसात तो काटनी पड़ेगी, दिल्ली में भी फाइल जला नहीं पाएंगे, पानी ही पानी है चारों तरफ। मैं अनिल जी के पास चलूंगा। ये हरियाणा, इसके लिए हरियाणा के बाद मैं अनिल जी आऊंगा महाराष्ट्र और झारखंड पर मेरे पास कुछ जानकारियां हैं, उस पर मैं आऊंगा, वो जरूरी है इस चर्चा में लाना। लेकिन उससे पहले जो मैं जिस सवाल के साथ दीपक भाई के पास गया था, उसी सवाल का एक एक्सटेंशन है, पूरक है उसमें। देखिए, हरियाणा में अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको अगर नेशनल फिलॉसफी में कोई चेंज कर दिया तो भाजपा ने किया है। डिवाइड एंड रूल अब राष्ट्रीय दर्शन के रूप में प्रतिपादन उसका कर दिया मोदी जी ने, और उसका बड़ा बहुत मतलब व्यवस्थित तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया है हरियाणा में। इसलिए हरियाणा पर चर्चा थोड़ा करना जरूरी है। हरियाणा में विनेश, घर घर में विनेश के नाम पर लोग गमगीन हैं, लोगों के मन में क्रोध है, किसान आंदोलन है। उसके बावजूद भी हरियाणा में जो जाट और नॉन जाट का डिवीजन किया है, और लगातार किया है, जाटों को दूर करके, जाटों को पदों से हटा करके, जाटों को संगठन से हटा के, जाटों को कुर्सी से हटा के, उससे गैर जाटों के ईगो को तुष्ट करने की कोशिश के रूप में मैं उसे देखता हूं कि गैर जाट एक जगह हो जाए, वो लामबंद हो जाए कि जी जाटों का राज हरियाणा पे था, अब तो गैर जाट आ गए। एक ये दांव, क्या हरियाणा में इस दांव के सहारे हैं? और दूसरा वो एक उदाहरण जैसे दीपक भाई कह रहे थे, उस पर मैं जरूर दूंगा। कांग्रेस अगर किसी राज्य में मौजूद है तो राज्य जब तक जीत न जाए, जब तक इस कांग्रेस का पोस्टमार्टम ढंग से सर्जरी वर्जरी ना हो जाए, चीड़फाड़, तब तक वो जीती अपने जीत को थाली में परोस करके ले जाकर के तोहफे में दे देते हैं। उसका उदाहरण है मध्य प्रदेश। जितने राजनीतिक पंडित विश्लेषक थे, हम लोग भी उसमें हैं, शायद ही कभी कभी गलती होती है हमारे एनालिसिस में, लेकिन वहां पर हम ही गलत हुए। हमको गलत करवाने के लिए वहां कमलनाथ जैसा आदमी बैठा था। जब पार्टी सेल आउट कर दोगे, आगे पार्टी के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर लिख दोगे सेल है, बम्पर सेल, पार्टी बिक जाएगी, तो क्या करेंगे? हरियाणा में भी ये दो बातें, एक तो पार्टी बिकने को तैयार रहती है, जो राज्य में बैठे हुए पैरासाइट्स हैं वो बिकने को तैयार रहते हैं, और है हरियाणा में कई नाम। एक सुरजेवाला का तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जिस जिस राज्य में प्रभारी हो गया वहां वहां बंटाधार, जहां जहां चरण पड़े सुरजेवाला को वहां वहां बंटाधार, वैसे वैसे लोग हैं वहां बैठा हुआ। और दूसरा ये डिवीजन, इसलिए क्या हरियाणा पर, इसलिए मैं चर्चा जरूरी कर रहा हूं कि क्या इसीलिए हरियाणा को पहले लॉट में लिया है? नहीं, मुझको देखिए, मैं मतलब ये जो आपने सारी बातें आपने कही, उससे तो सहमत हूं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है। ये भी सही है क्या कि प्लेट में वो सौंप देते हैं, और ये स्लीपर सेल आज से नहीं है, जमाने से उनके यहाँ है। उसको खाली मैं आप इतना ही बताऊंगा कि ये सब जो है वो चरण चुंबक वाले लोग हैं, जो गांधी परिवार की चमचागिरी करने में माहिर है, और पैरासाइट्स हैं ये, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें से कुछ कॉर्पोरेट के एजेंट भी हैं, जैसे कमलनाथ है, और भी आप नाम हम आप और सब जानते हैं, ऐसे कई कॉर्पोरेट के दलाल वहां बैठे हुए हैं। कुछ हिंदुत्ववादी भी हैं जो कास्ट के और रिलीजन के आधार पे वहां है, जो यूपी में बहुत सारे लोग हैं जिनको कि जो लंबे समय से है, हार रही है पार्टी है, वो जमे हुए हैं। और ऐसे ही बिहार में है, बिहार में भी पार्टी को कभी उठने नहीं देता है ऐसा, और केंद्रीय नेतृत्व ऐसा आदमी सेलेक्ट करता है
कि पार्टी बिहार में उठे ना। जैसे अभी जो राज्यसभा में सदस्य हैं और बिहार के अध्यक्ष थे, हाँ हाँ, अपना बेटा नहीं जिता पाया जो आदमी। नहीं, बेटा प्राइवेटली राहुल गांधी को गाली देता था। हाँ और हाँ, और उसको जो है उन्होंने टिकट दिलवा लिया और राहुल गांधी को पता ही नहीं है। तो राहुल गांधी के को डैमेज करने के लिए उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए उसमें कोई डाउट नहीं हो। तो राहुल गांधी ने नैरेटिव बदली है, जो कांग्रेस यहाँ आप देख रहे हैं। तो बाकी जगह कांग्रेस को अपनी मशीनरी पर नहीं लड़ना होता है तो वहां जीत जाती है, क्योंकि वहां नैरेटिव है, वहां राहुल गांधी की लीडरशिप है। और जहां पर कि खुद लड़ना है वहां तो मशीनरी चाहिए, और मशीनरी है ये बिकी हुई मशीनरी है, जो टिकट ऐसे आदमी को देगा जो हार जाए, जो पैसा लेकर के टिकट देगा। तो ये तो कांग्रेस के बारे में अच्छा किया आपने, इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में देश में अगर बदलाव लाना है तो कांग्रेस में बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये तो है। लेकिन मुझको लगता नहीं है कि इस कैलकुलेशन के आधार पे, क्योंकि कर्नाटक भी कांग्रेस अपने दम पे जीती ना, हिमाचल प्रदेश भी जीती ना, और उसके बाद में लोकसभा इलेक्शंस में भी राजस्थान में परफॉर्मेंस अच्छा किया ना। महाराष्ट्र तो मान लिया कह रहे हैं कि यूनाइटेड है, लेकिन सोलो गेम नहीं है। लेकिन ये तो किया ना। लेकिन छत्तीसगढ़ और ये राजस्थान में आपकी बात सही है, हरियाणा में भी वो लागू होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझको लग रहा है कि इस कैलकुलेशन पे नहीं किया है। कैलकुलेशन क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से इसलिए बाहर है कि जहां पर कि आप इलेक्शन हारना आपका करीब करीब तय है, जो उन्होंने कहा विनेश फोगाट वाला इशू, फोगाट वाला, और दूसरा ये क्या कहते हैं किसान आंदोलन, ये दो मुद्दे, और जनरल एपैथी, गवर्नमेंट लोगों का जो असंतोष है, वो जब ऐसे मुद्दे आ जाते हैं ना तो कास्ट गौण हो जाता है, क्योंकि कास्ट में कैंडिडेट तो वो भी देंगे, ऐसा नहीं है कि वो नॉन जाट सब सारा जाट ही चुनाव लड़ने वाला है। तो इंडिया गठबंधन भी देंगे ना बाकी लोगों को, ओबीसी जो है, नॉन जाट ओबीसी, और दूसरी जो कास्ट जातियां हैं, मुसलमान भी उनको मेवात में मुसलमान को भी देंगे क्या। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगा इक्वेशन। तब जब सिर्फ कोई मुद्दा नहीं होता है तब कास्ट और रिलीजन काम करता है। हिंदुत्व जब काम करता है, जब कोई मुद्दा नहीं तो ये मुद्दा आ जाएगा। जब मुद्दा आ जाएगा, बेरोजगारी देखा आपने, हिंदुत्व का तो इतना झंडा लेकर के क्या क्या अनाप शनाप सब कहा उन्होंने, मंगलसूत्र से लेकर के क्या क्या कहा, लेकिन क्या नतीजा आया, रिजल्ट तो देख लिया आपने कि उनको मेजोरिटी नहीं आई। तो इसीलिए वो तभी काम करेगा। जैसे हरियाणा में को टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं, वो नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते। हरियाणा में कंडीशन तो बहुत बुरी है। मैंने बताया आपको कि जो मेरे पास रिपोर्ट है, अब तो मैं फील्ड में भी जाने वाला हूं, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि अब की बार 20 पार मुश्किल है। पिछली बार कहे थे अब की बार 75 पार, अब की बार 20 पार में भी सोच रहे हैं बोलने में नेता वहां पे। अभी एक बात सुन लीजिए, एक लाइन, अगर ये इस बार ये पार वाला नारा दिया ना तो आप दौड़ा देंगे आपको। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं एकदम मतलब हाँ, नदिया पार है। हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर इस बार उन्होंने कहा कि पार, तो उसके कहेगा कि इसको करो, इसको कहेगा इसको 7 समंदर पार करो, इसको जमुना पार करो, एकदम 100%। क्योंकि ये पार वाला जो है ना, ये लंबा समय चल गया। ये अमित शाह का ये है इन्वेंट किया हुआ कि अब की बार और अब की बार अगर ये मोदी या अमित शाह ने कहीं अगर पार कहा तो वहीं से नारा आएगा जमुना पार। तो इसीलिए वो पक्का 100% है, इसीलिए पार वाला नहीं चलेगा। बाकी आप जो कहना चाहिए कहिए। नहीं, एक सवाल और कंटिन्यूटी में आपसे ले रहा हूं, फिर मैं दीपक भाई के पास आऊंगा। जो मैं कह रहा था कि कुछ इंफॉर्मेशन है, एक मुझे चुनाव हो सकता है हरियाणा, झारखंड, ये हो सकता है झारखंड और महाराष्ट्र में बाद में ले जाने की एक वजह और भी हो सकती है कि वहां पर अभी ये लोग कुछ बड़ा खेल खेल रहे हैं। और झारखंड में मेरे पास आज जानकारी आई है, मैं जो जानकारी वो बता रहा हूं, आगे होगा नहीं होगा ये मैं बाकी जैसे लोगों जैसे दावा नहीं करता। 27 अगस्त की तारीख तय हुई थी,
इस खबर पर मोहर अभी भी फिर रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन 27 अगस्त की तारीख तय हुई थी। चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और 3 विधायक और जो चंपई के संपर्क में, ये भाजपा में जाने वाले हैं। 27 अगस्त की तारीख तय हुई है, लेकिन ये खबर लीक हो चुकी है और आज की तारीख में झारखंड में बहुत सियासी सरगर्मी है। इसी खबर की चारों तरफ झारखंड में चर्चा है सियासी गलियारे में। हेमंत सोरेन ने जो योजना महिलाओं के लिए लॉन्च की है और 15 अगस्त पर भी उस पर बोला, उस योजना के बाद बीजेपी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत खराब। मतलब 15 का आकलन था कि 15 सीट तक हो सकता है पहुंच पाए, ये कंडीशन थी। उस बीच में ये पूरी पटकथा लिखी जानी शुरू हुई। हिमंता बिस्वा शर्मा को वहां जिम्मेदारी दी गई है सह प्रभारी। प्रभारी कम सक्रिय है वहां पे शिवराज, लेकिन सह प्रभारी हिमंता सक्रिय है। और एक ही बात बार बार वहां पे रोहिंग्या और पाकिस्तान बन जाएगा झारखंड, वहां की डेमोग्राफी, इसी पे वो चुनाव सेट कर रहे थे, लेकिन पूरा पलट दिया हेमंत ने। ये एक खेल झारखंड का कि झारखंड में बड़े पैमाने पे, इवन एक कांग्रेस के विधायक के बारे में भी, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कांग्रेस की विधायक के बारे में भी मेरे पास जानकारी है, उसे भी, यानी एक पहले फिर वहां पर उथल पुथल, मतलब वो बम्पर भर्ती चुनाव के समय भाजपा में होती है, वो बम्पर भर्ती फिर शुरू होने वाली है। तो भर्ती अभी हुई नहीं है, भर्ती में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, लेन देन तय हो रहा है, पैकेज तय हो रहा है। तो इसलिए अभी वहां पर शायद चुनाव में थोड़ा और उनको वक्त चाहिए था, प्रिपरेशन के लिए वक्त चाहिए था कि एग्जाम थोड़ा टाल दो, अभी तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र की स्थिति, महाराष्ट्र में अंदर खाने कई सारे वहां पर ऐसे फैक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, आप तो और महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देख रहे हैं, जो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। अभी उनके साथ भी शायद डील फाइनल नहीं हुई है, और उनमें से एक नाम लेने में कोई मुझे गुरेज नहीं है, मैं तो नाम लेकर के बोलता हूं भाई, प्रकाश अंबेडकर। ये प्रकाश अंबेडकर वही करते करते आखिरकार इस बार कहां पहुंच गए, सब सीट पर तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, एक सीट पर जो है वो कहीं पर कुछ नजर आए। प्रकाश अंबेडकर जैसे ही चुनाव आता है, बार्गेनिंग, और इस बारे मेरे पास मतलब पूरी जानकारी है 100%, किसी थर्ड पर्सन की नहीं, डायरेक्ट वाली जानकारियां भी हैं। वो चुनाव आता है तो उनका शुरू हो जाता है मोलभाव। तो वो भी प्रकाश अंबेडकर भी वहां पर लगे हुए हैं, उनके साथ अभी कहां पर कैसे क्या खेल सेट करना है, क्या नहीं करना है। अजीत पवार का मसला सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। अजीत पवार को लेकर के खुद अजीत पवार भी कंफ्यूज हैं। एक दिन कहते हैं कि मेरा मन भर गया चुनाव लड़ने से, वो छोटे वाले बेटे को लड़वाऊंगा। अगले दिन कहते हैं कि नहीं नहीं, वो कौन कह रहा है, मैं ही लड़ूंगा। एक दिन कहते हैं बहन के सामने पत्नी को उतार के गलती हुई। मतलब वो एकदम अब कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। तो अजीत पवार, संघ कह रहा है कि अजीत पवार को छोड़ो, मोदी कह रहे हैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वही भ्रष्टाचार के मामलों के जानकार है मेरे पास, भ्रष्टाचार को भगाना है तो अजीत पवार को साथ रखना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सारे मामले, क्या इसी वजह से डिले हो रहा है क्या? नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों जगह जो आपने जेएमएम वाला नाम लिया, मेरी मतलब कोशिश जो भी वो कर लें, ये काम उनको करना था, तो जो हेमंत जेल गए थे उसी समय ये काम वो करना चाहते थे, कर नहीं पाए। अब उनके बस में नहीं है 100%, वो ये इसको अमल में नहीं ला सकते, ये इस योजना को। दूसरा सवाल ये है, क्योंकि चंपई सोरेन जो अब जाएगा, अब इंडिया गठबंधन का मार्केट इतना स्ट्रांग है कि लोग अपना कैरियर नहीं दांव पे लगाएगा कोई पॉलिटिशियन। अब एक्सोडस की बहुत कम संभावना है कहीं भी, मतलब कहीं भी मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी। महाराष्ट्र में भी अब जो जाना था जिसको, वो लोग बीजेपी के स्लीपर सेल नहीं थे। अशोक चौहान का बीजेपी से कोई रिश्ता फिश्ता नहीं था, लेकिन वो गए, अपने दबाव में गए। वो जो है भी वो अब नहीं जा सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि दीवार पे क्या लिखा हुआ है। जहां तक आपने प्रकाश अंबेडकर का सवाल किया, प्रकाश अंबेडकर ऐसी ही पॉलिटिक्स करते आए, 5-6 सीटें हरा दी थी इस बार के चुनाव में, और आगे भी वो 10-15 सीट पर नुकसान करेंगे। लेकिन अब उनके नुकसान करने की ताकत कम होती जा रही है लगातार। और इस बार तो चूंकि 400 पार वाला मामला था, तो लोगों को थोड़ा सा था कि हो सकता है 400 नहीं 300 ही पार हो जाएगा, तो कुछ लोग इधर उधर वोट कर दिया।
लेकिन अब जो है उनको टिकट बेचने में भी कठिनाई होगी, मतलब लोग जो है जल्दी टिकट लेने के लिए नहीं आएंगे। तो इसीलिए वो टिकट जो उनका टिकटार्थी है उनकी संख्या भी कम रहेगी उनके यहाँ। इस बार उनकी बार्गेनिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। तो ये महाराष्ट्र में कोई भी वो कई तरह के कॉम्बिनेशन उन्होंने जोड़े हैं और दिखाए हैं, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है जिसमें महायुति का कोई नैरेटिव चल निकले। तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है वो ये कारण मुझको नहीं लगता। मैं अभी भी हाँ मतलब ये समझने में असमर्थ हूं कि इसके पीछे कोई रैशनल वजह हो सकती है। इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है, वो वजह ये है कि बहुत कम लोग रह गए हैं जो चुनाव प्रचार कर जाए। अब ये योगी आदित्यनाथ को ले नहीं जाना है, शिवराज सिंह चौहान उनके मुख्य स्टार प्रचारक अब होंगे, राजनाथ सिंह कितना कर पाते हैं। तो अब उनके पास जो लिमिटेड लोग हैं वही चुनाव में स्टार प्रचारक रहेंगे। एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि चुनाव आयोग ने कहा कि ज्यादा मेहनत नहीं करना है, हमको ये 2 आपको दे देते हैं, अगली बार दूसरा देंगे। चलिए एक आखिरी सवाल दीपक भाई, इस पर बहुत गहरा हम लोग मंथन कर रहे हैं। अनिल जी भी कह रहे हैं कि अभी मैं फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं कि आखिर वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप म्यूट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चारों राज्य एक साथ हारेंगे तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा झटका लगता है, तो होता है 2-2 किस्तों में ईएमआई। ये ईएमआई वाला तो फॉर्मूला नहीं है। हो सकता है ये भी, क्योंकि 4 हारेंगे तो दबाव बनेगा और बहुत सारे लोग मैं तो कहता रहा हूं कि अगर चारों राज्य हारे तो मोदी जी का जाना मुझे लगता है कि तय है। इसलिए तय है कि डूबती हुई जहाज जब आदमी जान लेता है ना कि जहाज डूब रही है, चाहे वो नीतीश हो चाहे चंद्रबाबू हो, राजनेता जहाज का मतलब वहां पर वो देखता है कि मन स्थिति क्या है, मिजाज क्या है मतदाताओं का। जब एकदम मतदाताओं की निगाह से उतर चुके हैं मोदी जी, ये देख लेंगे 4 राज्य हारने के बाद, तो ये भी अपना रास्ता देखेंगे। तो क्या इसीलिए ईएमआई में सिस्टम किया है क्या? देखिए नहीं, मुझे तो लगता है कि ये दूसरी सरकारें होती तो अलग तरीके से सोचा जा सकता था, पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही धूर्त किस्म की पार्टी हो चुकी है अब। पहले थी कि नहीं पता नहीं, पर अब कॉर्पोरेट के साथ मिलकर तो ये हर जगह मोदी को चुनाव प्रचार करना है, हर जगह सिस्टम को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने वाले 2 ही 3 4 5 लोग हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना डिवाइड करते हैं कि हम मैनेजमेंट में हर लेवल पर रह सकें। लेकिन किस्तों में मतलब हारे या साथ हारे, मसला ये नहीं है। आप जो पहले कह रहे थे, मैं आपको थोड़ा अलग कर देता हूँ कि आप जिन नेताओं का नाम ले रहे थे, प्रकाश अंबेडकर हो गए और अजीत पवार हो गए या बाकी दूसरे स्टेट के, देखिए ये जो दौर आया है, ये नेताओं की इजारेदारी खत्म हो चुकी है। ये जनता अब लड़ाइयां लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित चेहरे, विधायक, बड़े-बड़े तोप जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिए थे। बड़े-बड़े तोप मिलाए गए थे कि लगता था अब तो गया, और ध्वस्त होके आए। नेताओं जैसे एक समय में इमाम बुखारी तय करते थे, शाही इमाम तय करते थे मुसलमान कहाँ वोट देंगे, मुसलमानों ने लोकतांत्रिक अधिकार हासिल कर लिए। अब कोई मौलाना ये सब नहीं करते हैं, या हिंदुओं में कोई ऐसे फतवे नहीं दे पाता, कोई अपना कोई पंडित कहीं का कोई आके कह दे कि यहाँ हो जाए। वो दौर अब पुराने, वो सामंती अवशेष वाले चीजें थी। नेताओं की इजारेदारी चली, जातीय आधार पे चली, पारंपरिक आधार पे चली, जब तक वो संघर्ष में थे। जब वो बिचौलिए बन गए, जब वो दलाली करने लगे, जब वो साठगांठ करने लगे, मौसम के हिसाब से दल बदलने लगे, विचारधारा को आग लगा दी, तो ऐसे में जनता धीरे-धीरे एक चुनाव जुड़ी, 2 चुनाव की स्ट्रेटेजिक है, कुछ रणनीति के स्तर पे है। जब उसको लगा इनका धंधा है ये है, इनके लड़के, तो ये नेताओं की इजारेदारी खत्म हो गई है और जनता त्राही कर रही है। जनता ध्वस्त है। महाराष्ट्र की जनता इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही है, हरियाणा की जनता तबाह है, किसान तबाह है, महिलाओं पे अत्याचार है। आज सबसे बड़े क्राइम, पुलिस लोग कह रहे हैं कि मोबाइल लूट सबसे बड़ा क्राइम बन चुका है, डिजिटल फ्रॉड सबसे बड़े क्राइम बन चुके हैं, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो हरियाणा के अंदर भी वही पोजीशन है, जीएसटी और टैक्स देके मिडिल क्लास तबाह हो चुका है। वही महाराष्ट्र के अंदर जो इकोनॉमिक राजधानी आपकी कहा जाता है मुंबई और पूरा महाराष्ट्र, बाकी झारखंड है, वहां की जल जमीन तो बिल्कुल तबाह करी दी है इन लोगों ने, अडानियों ने। तो जनता हराएगी,
और जनता को ये फिक्र ही नहीं है कि सामने कौन है। जनता को ये दिख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने हमें बर्बाद किया है, ये अडानी की लॉबी है, ये अंबानी की लॉबी है, ये मोदी है, ये इन्होंने हमें बर्बाद किया है और हमें निजात पानी है। तो ये नेता वेता ये चाहे जितने बुला लें, पार्टियों के नेता भी चले जाएंगे तो भी पार्टियां जीत जाएंगी बिना नेता के। इन स्टेट्स में अभी आप देखिएगा असल गुस्सा क्या है लोगों का। जनता विकल्प चाहती है, जनता मुक्ति चाहती है। और मैं आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा हूं। रायबरेली के विधायक जो किनारे किनारे घूमते थे अखिलेश जी के, वहां से गोसाईगंज से, वहां से, ये सब बड़े बड़े माफिया वो नाम वाले सब ध्वस्त हो गए। तो आप भूल जाइए किस्तों में ये शहादत देते हैं या एक साथ देते हैं। इन्होंने सोचा है कि हम कितना बचा पाए, कितने कम। देखिए इनकी स्ट्रेटजी है कि इतना जूझो कि 10, 12, 15 विधायकों का मार्जिन रखो, ताकि पैसे के दम पे, सीबीआई के दम पे, ईडी के दम पे उनको तोड़ा जा सके, पार्टियां तोड़ी जा सके, सरकार बनाई जा सके। ये जीती हुई सरकार से सरकार छीनेंगे अब। इनका ये अपने प्लान बी और सी की तैयारी में लग गए हैं, इसलिए फोकस कर रहे हैं कि एक एक स्टेट पे, एक एक आदमी पे फोकस करो। और वो जो आपराधिक टीम होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, इसलिए टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं कि हम हर स्टेट हारने के बावजूद छीन लेंगे पार्टियां तोड़वा के, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं से भाई सीबीआई, ईडी, ये सब इनके टूल्स है, पीछे तो पड़ ही जाएंगे। इनके पास पेगासस टाइप की चीजें नहीं है तो क्या है। तो अब ये जिसे धत कर्म कहते हैं उसके आधार पर सरकार बनाने की योजनाएं बनाए हैं, क्योंकि बाकी सरकारें सरकार चुपचाप बना लेती हैं, ये सरकार बना के हथकंडे अपनाते हैं ताकि केंद्र और बाकी सरकारों को कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए संसाधन जुटाए जा सके। इसलिए इनके लिए राज्य भी जरूरी है, इनके लिए केंद्र भी जरूरी है, और यही इनकी रणनीति है। अगर आपने जो कहा, एक बात उसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे लोकसभा चुनाव जनता ने लड़ा था और लोकसभा चुनाव में एडीआर, वोट फॉर डेमोक्रेसी, इन सबकी रिपोर्ट ये बताती है कि मोदी जी और भाजपा 170 के ही आसपास थे, 240 भी नकली है, 170 ही ओरिजिनल है। तो वैसे ही अब अगर जनता ने ही 4 राज्यों में चुनाव लड़ा तो फिर दिल्ली से भी विदाई होगी, खाली राज्यों से नहीं होगी। इजाजत दीजिए न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, लेकिन ये पूरा खेल है बड़ा। महाराष्ट्र और हरियाणा 1 नेशन 1 इलेक्शन को डस्टबिन में डाल करके इन राज्यों का चुनाव डालना। 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक सिलसिला रुकेगा ही नहीं, आप देख लीजिएगा, नहीं रुकेगा, आप देख लीजिएगा। आप जनता के बीच घूमते टहलते रहते हैं और मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वही जनता महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भी कह रही है, जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद दीपक भाई, धन्यवाद अनिल सर, नमस्कार।